ये आई डोंट नो कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था। इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको सर। सर सर लिक्विड रीजन थे। हाँ जी, सर लिक्विड रीजन। लिक्विड रीजन पे डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। लिक्विड रीजन ये है, यहाँ पे ये टेम्परेचर है, यहाँ पे 1127 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। यहाँ पे दो कंपोजिशन है, 2.14 और 4.3। ठीक है। सो ये गामा और लिक्विड के बीच में क्या होगा, गामा प्लस लिक्विड होगा। ओके। अब देखो ये गामा है, गामा ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट मतलब इसको ऐसे नाम दे रखा है, गामा ऑस्टेनाइट। और ये अल्फ़ा, अल्फ़ा फेराइट। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा। इसको भी हम डेल्टा फेराइट ही बोलते हैं वैसे, डेल्टा FERRITE, डेल्टा फेराइट। ओके। अब देखो इस गामा और ये जो लाइन है, ये मैंने बताया पूरी लाइन क्या है, 100% यहाँ पे Fe3C है। ठीक है, आयरन कार्बाइड। या उसका नाम क्या है, सीमेंटाइट नाम है उसका। ठीक है। तो गामा और इस आयरन कार्बाइड के बीच में जो रीजन है वो क्या है, गामा प्लस Fe3C। और ऐसी अल्फ़ा और इस लाइन के बीच में जो रीजन है वो है अल्फ़ा प्लस Fe3C। ठीक है। यहाँ तक आपको जो भी समझ में आया हो उतना ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब देखो ये ब्लैंक पेज है, हम इस पर क्या करने जा रहे हैं, हम इस पर हम ये डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जब आपके सामने एक एक पॉइंट ड्रॉ होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग भी एक पेन पेपर ले लो और मेरे साथ साथ इसको ड्रा करो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। यस सर। ठीक। यस यस सर। सर। हाँ ठीक। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये गया आपका कंपोजिशन का हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये इसके लाके कनेक्ट कर दिया नीचे। ठीक है। अब बेटा एक ग्रुप पे डाल दो अपने कोई भी, कि अब मैं रिकॉर्डिंग उस पर यूट्यूब पे डाल दूंगा। अब बीच में कोई आएगा ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये है आपका कंपोजिशन। और कंपोजिशन में क्या है, वेट परसेंट ऑफ कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे है 0। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स टेक द ब्लैक। यहाँ पे है 0। और ये जो लास्ट है ये है 6.70। इसका मतलब ये है कि जो आपका आयरन होता है उसमें कार्बन 6.70% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। दैट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि आप आयरन में ऐड कर सकते हो। उसके ज़्यादा अगर ऐड करोगे तो फिर वो ग्रेफाइट बन जाएगा। ठीक है। सो अब देखिए इसको इक्वली डिवाइड कर दो। ये हो गया 1, हो गया 2, ये हो गया 3, 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गया आपका वेट परसेंट ऑफ कार्बन। उसके बाद आता है इस वाले एक्सिस पे। इस वाले एक्सिस पे क्या है, इस वाले एक्सिस पे आपका है टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में। और इस तरफ पिछले वाले डायग्राम में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ था। तो एक ही याद कर लो, वही काफ़ी है। ठीक है। सो टेम्परेचर जो स्टार्ट होगा आपका 400 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा। मतलब उसके नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे डायग्राम में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस इज़ 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो मिनिमम 400, मैक्सिमम 1600। ये 0 और ये 6.7। देन अब इसको इक्वली डिवाइड करना है हमें। तो 400 के बाद आ गया 600, देन आ गया आपका 800, देन आ गया आपका 1000, देन आ गया आपका 1200, देन आ गया आपका 1400। सो दिस इज़ 600, 800, 1000, 1200 एंड दिस इज़ 1400। ओके। ये अभी तो हमने सिर्फ एक्सिस ड्रॉ किया है ना। अब आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको जो पॉइंट मार्क करना है वो है टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस और कंपोजिशन 0.022%। ठीक है, इस पॉइंट को आपको सबसे पहले मार्क करना है।
तो ये आपका 600 है तो 700 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, और 727 मतलब थोड़ा और ऊपर होगा, ओके। और कंपोजिशन आपका 0.022 मतलब वो तो बहुत ही एकदम इसके ज़ीरो के पास में ही होगा, ठीक है। तो उसको बस थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देना इस तरह से, ठीक है। ये आपका सबसे पहला पॉइंट है और यहीं से आपको स्टार्ट करना है। अब इस पॉइंट से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, सीधी लाइन जो जाके सीधा यहाँ पे मिलेगी, ओके। और इस वाले पॉइंट से आपको जीरो से ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे करके मिला देना है, ओके। ये हो गया, ठीक है। सो इस पॉइंट का वैल्यू बता दीजिएगा, ये पॉइंट है आपका 0.022, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर लिख दो, ये है 727 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो आपको दूसरा टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर जो है वो आपको याद रखना है 912 डिग्री सेल्सियस, ओके। 912 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, एक पॉइंट मार्क कर देना है। ये 800 है, यहाँ पे 9 होगा तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, ओके। और इस पॉइंट से भी इसको सीधे आप वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए इस तरह से, ओके। इस पॉइंट का आप टेम्परेचर लिख दीजिए, इस पॉइंट का टेम्परेचर है 912 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको इस वाली लाइन पर ही एक और कंपोजिशन मार्क करनी है कार्बन की, जो कि है 0.76%, ओके। सो ये 1 है तो वही 0.5 और थोड़ा सा आगे यहाँ पे मार्क कर दो, ये हो गया आपका 0.76। अब आपको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाना है, बट थोड़ा सा कर्व करते हुए, ठीक है, ऐसे करके, सॉरी ये थोड़ा सा इस तरह कर्व में जाएगा ये, ठीक। यहाँ तक हो गया। सो इसके बाद अभी तक इतना ड्रॉ हो गया, यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप एक और पॉइंट मार्क करना है आपको, कि कार्बन का परसेंटेज आपको मार्क करना है 2.14 और टेम्परेचर आपको मार्क करना है 1147 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप फटाफट से मार्क कर दो कि दो ये है तो 2.14 मतलब इसके आसपास ही होगा, और ये 1000 है, ये 1200 है, तो ये 1100 और 1147 कहीं यहाँ आधे में, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग पॉइंट आ जाएगा आपका, ओके। यहाँ पे आपका लगभग पॉइंट आ गया। इस वाले पॉइंट से भी आप एक और सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, जो जाके इस वाली वर्टिकल एक्सिस से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए 1147 डिग्री सेल्सियस, ओके। और इस पॉइंट का लिख दीजिए आप कंपोजिशन 2.14% ऑफ कार्बन। अब देखो इस वाले पॉइंट से आपको इस वाले पॉइंट को मिलाना है स्ट्रेट लाइन में, ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपका इतना एरिया हो गया। ऊपर का जो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे इस जगह, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ 3 टेम्परेचर याद रखने हैं और उसका शेप याद रखना है। अब वो 3 टेम्परेचर कौन कौन से हैं? पहला टेम्परेचर तो है 1394, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर है आपका 1493 और तीसरा टेम्परेचर है आपका 1538। ये 3 टेम्परेचर आपको याद रखने हैं, ओके। सो 1394 मतलब इसके एकदम पास में यहाँ पे होगा, ओके। देन 1493 मतलब 1500 के आसपास यहाँ पे होगा, और फिर 1538 जो होगा थोड़ा सा 1538 थोड़ा सा और ऊपर होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करना है, ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज हाउ मच, 1493, और ये टेम्परेचर कितना है आपका 1394 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये जो बीच वाला टेम्परेचर, ऊपर वाला आपका कितना है 1538, ठीक है। जो बीच वाला टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा आगे जाके एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है,
है ना। इस जगह आपको कंपोजिशन वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एरिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको ड्रा करना है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको डिस्टिंक्ट फेज़ मिलेगा जो कि इन फेज़ से अलग है। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ का कंपोजिशन याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस वाले पॉइंट से इसको मिलाना है सीधी लाइन में, ये मिल गया। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से इसको मिलाना है, ये भी सीधी लाइन में, ये मिल गया सीधी लाइन। ठीक, यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद इसमें कहीं बीच में या आसपास ऐसे एक पॉइंट लेना। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को सीधी लाइन से ऐसे मिला देना। ठीक है, देन इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाना है। सो ये चला गया ऐसे सीधा, सीधी लाइन है ये भी, अरे ये तो टेढ़ी हो गई ये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से एक ऐसे कर्व लाइन बनानी है कुछ इस तरह, ये। ठीक है, ये ऐसे कर्व लाइन बनानी है इस तरह से यहाँ तक, जो ये एंड पॉइंट था इस जगह तक। ठीक है, यहाँ तक, और फिर इस वाले पॉइंट से, ठीक है, ये जस्ट लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक कंपोजिशन लेना है आपको। ये जैसे 4 है और ये 5 है। बेटा यहाँ तक ड्रॉ किया, जो लोग ड्रॉ कर रहे हैं? यस सर। हो गया ना यहाँ तक? सर। यस सर, हो गया यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। ये यस 4 सर। है, ये 5 है, तो यहाँ पे एक बीच में कंपोजिशन लेना है आपको इस वाली लाइन पर, 1147 वाली लाइन पर 4.3। ठीक है, तो वो मान लीजिए यहाँ पर है ना, तो ये है आपका 4.30। ठीक है, बस ये लास्ट लाइन है, तो इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट को मिलाना है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में इसको मिला दिया। ठीक है बेटा, ये ओके। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो पूरा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, सर ये 4.30 को जहाँ सर मिला है सर, वो कितना है? वो 4.30 ही है। नहीं सर, उसको जहाँ से सर, उसको जहाँ से मिला है। यहाँ से ये पॉइंट कितना है यस सर। बेटा? इस ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए किसी बुक में इसका लिखते भी नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट का किसी बुक में लिखते भी नहीं है। वो यहाँ का जो ऊपर वाला ये एरिया है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यस सर, ठीक। बस ये है कि इस तरह का ये इस शेप है, वो आपको याद रखना है ऐसे करके, ये ऊपर ये कर्व, और फिर यहाँ से सीधे लाइन यहाँ मिला देना है। ठीक है, सर उसके कैसे याद होगा? कैसे याद होगा? सर भूल जाते हैं। प्रैक्टिस करना सर पड़ेगा बहुत भाई, हार्ड प्रैक्टिस ग्राफ है सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, सर डायग्राम भी तभी थोड़ा बहुत याद हो जाते हैं, नंबर सर ओवरलैप कर जाते हैं सारे। अब देखो ये मतलब ये एक स्पेशल चीज़ है, ये समझ लो। अगर मटेरियल साइंस में कहीं भी कुछ भी तुमसे कोई पूछेगा ना, तो आयरन कार्बन डायग्राम जरूर पूछेगा। ठीक है, कहीं भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, अगर कोई भी मटेरियल साइंस में कुछ पूछना चाहता है, तो समझो वो सीधे सीधे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पे आएगा। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे इसका अच्छे से टेबल बनाओ कि ये टेम्परेचर मुझे याद रखने हैं, ये कंपोजिशन मुझे याद रखना है, और फिर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा ये सब। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा ना इस तरह से दिखा देना है। अब ये ऐसा क्यों दिखाते हैं उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, बट ये कि बुक में रहता है, तो इस तरह से ये ऐसे आगे आपको शो करना है। ओके, अब ये सब हमने बना दिया, मैप बना दिया हमने, है ना। अब इसका लोकेशन करना है कि कहाँ पे कौन बैठा हुआ है। ठीक है, सो ये जो छोटा सा रीजन है ऐसे करके ये, तो यहाँ पे कौन है पहले बताया था मैंने, यहाँ पे आपका अल्फ़ा। ठीक है, और उसको बोलते हैं अल्फ़ा फेराइट, अल्फ़ा फेराइट है यहाँ पे। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो आपको अल्फ़ा फेराइट मिलता है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर मिलता है, और उसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है। मैक्सिमम कितना है? 0.022।
है ना, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बड़ा एरिया है, दिस एरिया, दिस इज गामा ऑस्टेनाइट, AUSTENITE, गामा ऑस्टेनाइट। सो इसका मतलब ये है कि गामा ऑस्टेनाइट आपको जब भी मिलेगा वो 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम पॉइंट ये वाला है ना। इसका कंपोजिशन कितना होता है, इसका होता है 0.76 वेट परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है, इस पॉइंट का। तो मतलब मिनिमम टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही आपको गामा ऑस्टेनाइट मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस रीजन में आपका गामा ऑस्टेनाइट है पूरे रीजन में, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 727 से लेके, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है इसका, 1493, मतलब यहाँ तक भी आपको गामा ऑस्टेनाइट मिल रहा है, इस पॉइंट तक भी, ठीक है। देन ये जो आपका ये वाला रीजन है, दिस रीजन, दिस इज डेल्टा फेराइट, डेल्टा फेराइट है ये, ठीक है, ये छोटा सा रीजन। और ये जो इस तरफ का रीजन है, ये दिस इज लिक्विड रीजन, ओके। सो जो टोटल फेज हैं वो यहाँ पे इतने ही हैं, मतलब एक है आपका अल्फ़ा, एक है आपका गामा, एक है आपका डेल्टा, और एक है आपका लिक्विड, है ना। जो डिस्टिंक्ट फेज हैं वो 4 ही हैं, और एक चौथा और है जिसको हम बोलते हैं Fe3C, ओके। या 5 हैं टोटल जो है फेज़, जो डिस्टिंक्ट फेज़ हैं वो 5 हैं। बाकी के जो एरिया हैं उसमें क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे ये डेल्टा है और ये आपका गामा है। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लो, कौन सा कलर लें, ब्लू। तो ये डेल्टा है और ये गामा है, तो इसके बीच का जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये अल्फ़ा है, ये गामा है, तो ये बीच का रीजन में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस गामा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये डेल्टा है और ये गामा है, तो इस वाले बीच वाले रीजन में क्या होगा, इसमें डेल्टा प्लस गामा होगा, ओके। ये गामा है, ये लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या होगा, गामा प्लस लिक्विड होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो रीजन है, ये डेल्टा है, ये लिक्विड है, तो इस रीजन में क्या होगा, इसमें डेल्टा प्लस लिक्विड होगा, ओके। देन ये अल्फ़ा है, और ये वाली लाइन क्या है, यहाँ पे है आपका Fe3C, या उसको हम बोलते हैं सीमेंटाइट, ठीक है, सीमेंटाइट है ये वाला लाइन, यानी यहाँ पे 100% सीमेंटाइट है इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर, ठीक है। और इस तरफ क्या है, अल्फ़ा है। सो बीच का जो रीजन होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस Fe3C होगा, अल्फ़ा प्लस Fe3C होगा ये रीजन। और इसी तरह से ये गामा है और ये वाली लाइन भी Fe3C है, तो इसके बीच का जो रीजन है ये क्या होगा, गामा प्लस Fe3C। सर अल्फा प्लस Fe3C वाला कौन सा रीजन है? सॉरी सर अल्फा प्लस Fe3 वाला रीजन, अल्फ़ा प्लस Fe3C वाला रीजन ये है ना, देखो ये इस तरफ क्या है, ये वाला जो रीजन है ये अल्फ़ा है, ये वाला रीजन, ठीक है, अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा फेराइट है। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी Fe3C है। सो इन दोनों के बीच का जो रीजन है, ये पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन जो है ये क्या है, अल्फ़ा प्लस Fe3C है, यस सर। ठीक है। उसी तरह से जैसे ये पूरा एरिया गामा का है, ये जो एरिया है ये यहाँ पे गामा है। सो ये गामा और ये वाली लाइन Fe3C है, तो उनके बीच में भी क्या हुआ, ये गामा प्लस Fe3C हो गया, यानी ये पूरा रीजन गामा प्लस Fe3C है। यहाँ पे आपका प्योर डेल्टा फेराइट है, इस रीजन में क्या है आपका, प्योर डेल्टा, ठीक है, मतलब एक डिस्टिंक्ट फेज है प्योर डेल्टा फेराइट इस रीजन में, जो मैंने ये आपको एकदम कलरफुल कर दिया है, ठीक है, डेल्टा फेराइट। इनके बीच का गामा और डेल्टा के बीच का क्या होगा, ये गामा प्लस डेल्टा हो गया, डेल्टा प्लस गामा हो गया। ये लिक्विड है, ये इधर मतलब पानी का तालाब हो गया ऊपर आपका, ओके। सो डेल्टा और तालाब के बीच में क्या हो गया, डेल्टा प्लस तालाब, डेल्टा प्लस लिक्विड। ऐसे गामा और तालाब के बीच में हो गया गामा प्लस लिक्विड, ओके। और एक कंपोजिशन ये है 4.3, तो इसका क्या मीनिंग है वो हम आगे देखेंगे, ओके। यहाँ तक के लिए ये पूरा मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया 1 बाई 1 कैसे इसके पॉइंट्स हम लेते हैं, है ना। अभी इसका बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लेना, जितना भी समझ में आया समझो काफ़ी आ गया, ठीक है। कम आया, ज़्यादा आया, नहीं आया, अगर आपने एक बार इसको देख लिया, अच्छे से मेरे साथ ड्रॉ किया है,
सो इसका मतलब है कि आज के लेक्चर में आपने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक, सो अब ये समथिंग अबाउट प्योर आयरन। ठीक है, सो प्योर आयरन हमें कहाँ पे मिल रहा है? जो वर्टिकल एक्सिस थी, पहली एक्सिस, वहाँ पे मिल रहा था। ओके, सो वो ये लिख रहे हैं, इफ़ वी गो अलोंग द वर्टिकल लेफ्ट एक्सिस, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एक्सिस थी ना, ये वाली एक्सिस, इस पे मिल रहा था हमें प्योर आयरन। ओके, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या था, Fe था पूरा। वी विल हैव 100% आयरन, सो कंसनट्रेट फर्स्ट ऑन द प्योर आयरन वेयर द कार्बन परसेंटेज इज 0। ठीक है, जहाँ पे कार्बन परसेंटेज क्या है, 0 है, सबसे पहले हम वहाँ कंसनट्रेट कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। सो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे आप प्योर आयरन को हीट कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें 2 चेंजेस आ रहे हैं। ओके, 2 चेंजेस कौन कौन से हैं? तो देखो, मैं एक बार डायग्राम पे पीछे जाऊँ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे इस वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा है, ये वाली जो वर्टिकल एक्सिस है लेफ्ट साइड की, है ना, तो यहाँ पे क्या है आपका Fe है इस जगह पे, यानी यहाँ पे 100% आपका आयरन है, प्योर आयरन है ये वाली एक्सिस पे। तो जैसे जैसे आप इसको हीट कर रहे हो, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 912 डिग्री सेल्सियस तक तो अल्फ़ा है, और 912 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या बन रहा है, गामा बन रहा है, और गामा के बाद क्या बन रहा है, डेल्टा बन रहा है। ठीक है, तो प्योर आयरन को 3 फेज़ में चेंज हो रहा है वो, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, सो अब देखते हैं कि गामा क्या है और अल्फ़ा क्या है और डेल्टा क्या है। ओके, 2 चेंजेस, मतलब ये पहले अल्फ़ा रहेगा, फिर गामा और फिर डेल्टा। सो देखो रूम टेम्परेचर पर क्या है ना, या बिलो 912 डिग्री सेल्सियस, यानी 912 के नीचे या रूम टेम्परेचर तक क्या है, जो फेज़ मिलता है उसको बोलते हैं हम फेराइट। फेराइट बोलते हैं, या अल्फ़ा आयरन बोलते हैं, या अल्फ़ा फेराइट भी बोल देते हैं। ठीक है, और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, BCC होता है। ठीक है, कैसा होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, देन तो फेराइट क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म टू ऑस्टेनाइट। ठीक है, ऑस्टेनाइट, या उसको बोलते हैं हम गामा आयरन। ठीक है, तो 912 डिग्री सेल्सियस पर फेराइट जो है गामा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो गामा ऑस्टेनाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर है आपका FCC, या कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई आयरन का क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका गलत है, जब तक ये ना बताए कि वो कौन सा आयरन की बात कर रहा है, वो अल्फ़ा फेराइट का पूछ रहा है या गामा ऑस्टेनाइट का पूछ रहा है, ठीक है, या डेल्टा फेराइट का पूछ रहा है या सीमेंटाइट का पूछ रहा है। ओके, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पे अल्फ़ा का स्ट्रक्चर है BCC और गामा का स्ट्रक्चर है FCC। ठीक है, मतलब जैसे ही आपने प्योर आयरन को 912 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया तो वो BCC से FCC बन गया। ओके, नेक्स्ट, द ऑस्टेनाइट परसिस्ट टू 1394, यानी वो जो वाला पॉइंट था ना यहाँ पे जहाँ से डेल्टा बन रहा था उसके ऊपर, तो 1394 डिग्री सेल्सियस तक ऑस्टेनाइट बना रहता है। ओके, एट विच टेम्परेचर द FCC ऑस्टेनाइट रिवर्ट बैक टू BCC, और इस टेम्परेचर पर मतलब 1394 या इसके ऊपर जो आपका ऑस्टेनाइट है FCC वो वापस BCC बन जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो ये BCC है ये कुछ नया BCC है और इसको हम बोलते हैं डेल्टा फेराइट। ठीक है, हाँ जी, इस BCC को हम बोलते हैं, मतलब जो ऊपर जाके फिर से बन रहा है ना, आप लोगों ने अगर जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसको अपने सामने रखिएगा। ठीक है, तो 1394 के बाद जो बन रहा है वो क्या है, डेल्टा फेराइट है, वो कैसा है, वो फिर से BCC बन गया। ठीक है, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि अल्फ़ा टू गामा टू डेल्टा। ठीक है, और आपका अल्फ़ा है BCC, गामा है FCC और डेल्टा है फिर से BCC। ओके, ये जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम इस डायग्राम से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, आप इसको बार बार बनाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगी इजीली। सर हाँ जी, सर गामा ऑस्टेनाइट तो सर 1493 केल्विन तक है, डिग्री सेल्सियस तक है। एक सेकेंड, हाँ वहाँ तक है, लेकिन ये जो हम बातें बता रहे हैं ना ये हम प्योर आयरन के बारे में बता रहे हैं, और प्योर आयरन जो है ना वो सिर्फ वर्टिकल एक्सिस
जो लेफ्ट साइड की वर्टिकल एक्सिस है ना, इस वाली एक्सिस पर है सिर्फ। प्योर आयरन जो है वो सिर्फ इस एक्सिस पर ओके सर, ओके सर। है ना, इस वाली एक्सिस पे। तो इस वाली एक्सिस पे तो यही बन रहा है। आप कह रहे हो कि यहाँ तक भी बन रहा है, लेकिन वो प्योर नहीं रहा ना, उसमें आपका कार्बन मिल गया। ओके, चलिए अब देखिए, ये पॉइंट हमने देख लिए प्योर आयरन के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सर पॉइंट हैं। हाँ जी। सर प्योर आयरन में डेल्टा प्लस एल का कॉम्बिनेशन मिलेगा लिक्विड का? एक मिनट, डायग्राम से देख लेते हैं। प्योर आयरन में डेल्टा प्लस एल का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा। क्यों सर? क्योंकि सर वो ये क्या, 1443 के ऊपर जाने पे डेल्टा प्लस एल का कॉम्बिनेशन मिल रहा था सर। लेकिन उस वो प्योर आयरन का मतलब है कि सिर्फ एक्सिस के अलोंग चलना है आपको, और एक्सिस पे जो मिलेगा ना, तो वो सिर्फ पॉइंट मिल रहा है। मतलब जहाँ पे आपका 1538 डिग्री सेल्सियस है, उसी पे वो पूरा का पूरा डेल्टा जो है मेल्ट हो जाएगा, एकदम पूरा मेल्ट हो जाएगा एकदम से। ठीक है, अगर हम प्योर की बात कर रहे हैं तो। अगर हमने उसमें थोड़ा सा भी कार्बन मिला दिया, तो फिर जाके वो पॉइंट थोड़ा आगे खिसक जाएगा राइट साइड में, तो फिर वो डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस एल बनेगा और फिर लिक्विड बनेगा पूरा। ठीक है, हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, सो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट दिस Fe3C डायग्राम। तो वो कौन कौन से हैं कि कंपोजिशन एक्सिस जो है वो सिर्फ 6.70 डिग्री परसेंट ऑफ कार्बन तक रहती है, 100% तक नहीं रहती है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, एट दिस कंसंट्रेशन द इंटरमीडिएट कंपाउंड आयरन कार्बाइड और सीमेंटाइट इज फॉर्म्ड। ठीक है, इस कंपोजिशन पे क्या होता है कि Fe3C या सीमेंटाइट बनता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई वर्टिकल लाइन ऑन द फेज डायग्राम। यानी इस फेज डायग्राम में ये वाली लाइन जो है वो है आपकी प्योर आयरन, प्योर आयरन, और ऐसे करके ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया कंपोजिशन वाला। और फिर जो ये वर्टिकल लाइन है राइट साइड वाला, ये क्या है? ये है आपका सीमेंटाइट, सीमेंटाइट। ठीक है, दिस लाइन इज सीमेंटाइट एंड दिस लाइन इज प्योर आयरन। ओके, मतलब यहाँ पे आपका 100% प्योर आयरन है और यहाँ पे आपका 100% सीमेंटाइट है। जैसे पहले हम कॉपर निकल देख रहे थे ना, तो इधर पूरा कॉपर, इधर पूरा निकल। ठीक है, तो ऐसे इधर पूरा प्योर आयरन, इधर पूरा सीमेंटाइट। ये बात अलग है कि प्योर आयरन आपका Fe है और सीमेंटाइट आपका क्या है? Fe3C है, आयरन का कंपाउंड है। ठीक है, बट वो है अलग अलग। इसके बाद अगला पॉइंट है, दस द आयरन कार्बन सिस्टम मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, वन है आयरन रिच पोर्शन। ठीक है, एक पोर्शन है आपका आयरन रिच, यानी जिसमें आयरन की मात्रा अधिक है, जो कि हमने फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, और जो दूसरा पोर्शन है, अदर पोर्शन, जो कि हमने फिगर में नहीं दिखाया है, वो है कि जहाँ पे आयरन 6.7% से 100% तक है। ओके, क्योंकि हमने कहाँ कहाँ तक दिखाया? हमारा लास्ट में क्या था? 6.7% कार्बन, इससे ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो उसके ऊपर जो ये पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। तो वो जो डायग्राम बनेगा आपका, वो ग्रेफाइट का डायग्राम बनेगा। हम जो डायग्राम पढ़ते हैं वो सिर्फ आयरन रिच पोर्शन का डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है इस आयरन कार्बन डायग्राम में। देन कुछ और पॉइंट्स हैं। सर लास्ट लाइन फिर से बता दीजिए। हाँ, लास्ट लाइन फिर से बता देते हैं। लास्ट लाइन ये है कि हम जो डायग्राम पढ़ रहे हैं इस समय, उसमें जो लास्ट कंपोजिशन ऑफ कार्बन था वो कितना था? 6.70% था। ठीक है, सो अब कोई पूछ सकता है कि भाई इसके आगे कहाँ गया? कि अगर हम इसके आगे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम तो चाहते हैं कि भाई हम 100% तक कार्बन दिखा दें, 100% कार्बन तक। तो 100% कार्बन पे क्या होगा? तो ये जो डायग्राम है इतना, इसको बोलते हैं आप आयरन रिच, आयरन रिच। ठीक है, और इससे अगला जो डायग्राम है वो आपका अदर डायग्राम है, जो कि हमने शो नहीं किया है, हमने सिर्फ आयरन रिच डायग्राम शो किया है। ठीक है, और ये जो अगला डायग्राम होता है वो आपका ग्रेफाइट का डायग्राम बन जाता है, उसमें आपको ग्रेफाइट बनने लगता है, क्योंकि कार्बन जो है 6.7% से ऊपर आप आयरन में मिला ही नहीं सकते। ठीक है, आयरन में जो कार्बन मिलाते हैं तो 6.7% से ऊपर पॉसिबल नहीं है मिलाना। मिला दोगे तो वो फिर ग्रेफाइट बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड। इन प्रैक्टिस ऑल स्टील एंड कास्ट आयरन हैव कार्बन कंटेंट लेस देन 6.7 वेट % कार्बन। ठीक है, मतलब ऑल द स्टील या जितने भी
स्टील होता है, एक कास्ट आयरन होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, मतलब लेकिन जो भी है वो 6.7 से ऊपर कार्बन नहीं हो सकता। सो वी कंसिडर ओनली आयरन आयरन कार्बाइड सिस्टम। ओके, सो इसको हम आयरन आयरन कार्बाइड भी बोलते हैं, मतलब इसका नाम जो है वो आयरन कार्बन डायग्राम भी है और आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम भी है, आयरन आयरन कार्बाइड। ठीक है, जब हम आयरन आयरन कार्बन बोलते हैं तो मतलब जो आयरन है आपका वो 100 से और कार्बन आपका मैक्सिमम 6.7% तक जाता है। ठीक है, और आयरन कार्बाइड बोलते हैं तो मतलब आयरन आपका एक तरफ 100 रहता है और एक तरफ आपका आयरन कार्बाइड 100 रहता है। ठीक है, मतलब ये जो आपने एक्सिस इस तरह से ड्रॉ की है, तो अगर हम कार्बन के टर्म्स में बोल रहे हैं तो कार्बन तो इधर हो गया मैक्सिमम 6.7%, उससे ऊपर नहीं। लेकिन अगर हम Fe3C बोल रहे हैं यानी आयरन कार्बाइड बोल रहे हैं तो वो इस तरफ कितना हो गया, 100 हो गया, और इस तरफ आपका Fe100 है। ठीक है, देन कार्बन इज एन इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। ठीक है, कार्बन क्या है, एक इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है इन आयरन। ओके, आपने पढ़ा होगा जब आपको ये इम्परफेक्शन बताया गया होगा, तो एक था आपका इंटरस्टिशियल और एक था आपका सब्स्टिट्यूशनल। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यस और नो? यस सर, स्वाति मैम पढ़ाई। हाँ जी, तो जो यस आपका, सर। हाँ जो आपका कार्बन है वो कैसा है, इंटरस्टिशियल है। और इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि एक एटम के कंपाउंड होंगे इस तरह से, सॉरी एक मतलब एक मेटल के कंपाउंड इस तरह से होंगे, और जो दूसरा मेटल का होगा वो इसके बीच में आके ऐसे कहीं ऐसे बैठेगा। ठीक है, मतलब क्या ना, इसको इधर उधर साइड वाइड करता हुआ बीच में ऐसे घुसेगा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ऐसे ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, सो मतलब कार्बन कैसा है, एक इंटरस्टिशियल है। सब्स्टिट्यूशनल क्या होता है कि ये एक कंपाउंड है, ये एक मेटल के एटम्स हैं और ये दूसरी के एटम्स हैं। ठीक है, सो ये क्या करेगा, आएगा, इसको कहेगा भाई तू हट यहाँ से, इसको हटा के यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, वो होता है सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल ओके, ये है आपका इंटरस्टिशियल। जैसे कॉपर निकल कैसा था, सब्स्टिट्यूशनल था। कॉपर सिल्वर भी कैसा था, सब्स्टिट्यूशनल था। तो जो सब्स्टिट्यूशनल होते हैं वहाँ पे पॉसिबल है कि कितना भी अमाउंट आप कितने भी अमाउंट में मिला सकते हो, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन ये इंटरस्टिशियल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरस्टिशियल में क्या है कि भाई बस में जा रहे हो, एक सीट है 2 लोगों की, है ना, 2 लोगों की सीट है, 2 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं। अब तीसरा आके इनके बीच में बैठ जाएगा। ठीक है, तीसरा आके इनके बीच में बैठ गया। ओके, अब अगर चौथा आएगा तो वो कहाँ बैठेगा, वो नहीं बैठ पाएगा, वो खड़ा रहेगा। भाई खड़ा रहो, जगह ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं ये कैसा है, इंटरस्टिशियल है इन आयरन एंड, तो कार्बन इज एन इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी इन आयरन एंड फॉर्म ए सॉलिड सॉल्यूशन with each of alpha and delta ferrite and also with austenite। ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है किसके साथ, अल्फ़ा डेल्टा और ऑस्टेनाइट के साथ। अल्फ़ा और डेल्टा क्या है, फेराइट्स हैं, और गामा क्या है, ऑस्टेनाइट है, एज इंडिकेटेड बाय अल्फ़ा डेल्टा एंड गामा सिंगल फेज फील्ड इन द फिगर। ठीक है, जैसे कि हमने सिंगल फेज फील्ड में दिखाया हुआ है अल्फ़ा डेल्टा और गामा। ठीक है, मतलब जो पहला ये वाला रीजन था ऐसे करके छोटा सा, ये आपका सिंगल फील्ड था। ठीक है, ऐसे फिर ये दूसरा बड़ा रीजन था यहाँ पे जो भी बन रहा था, ये गामा का सिंगल फील्ड सिंगल फेज था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रीजन बन रहा था, ये डेल्टा का सिंगल फेज था। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंगल फेज है, एक ही फेज है ना। और जहाँ पे क्या कॉमन हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपका अल्फ़ा प्लस Fe3C हो गया, तो यहाँ पे कितने फेज हो गए, P इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2। ओके, ऐसे यहाँ पे ऊपर वाले में क्या हो गया, गामा प्लस Fe3C हो गया, तो यहाँ पे P इक्वल टू हो गया 2। ठीक, देन अब देखिए, अब जो मतलब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये, तो यहाँ पे हम जितने भी इसमें फेज़ बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आई नो कि आज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा आप लोगों के लिए, बट जो भी है ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, उसके बाद जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, तो आप फिर उनको एक बार रीडिंग मारोगे ना तो आपको सब फैमिलियर लगने लगेगा। ओके, सो बस एक बार ध्यान से देखते रहना है, सुनते रहना है। तो जो अल्फ़ा फेराइट है आपका, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो डायग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो कैसा है, अल्फ़ा फेराइट BCC है। ओके,
और उसमें क्या है, सिर्फ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इज सोल्यूबल। कार्बन कंसंट्रेशन क्या है, बहुत स्मॉल है। और कितनी सोल्यूबिलिटी है, 0.022 वेट परसेंट ऑफ कार्बन। ठीक है, वो भी 727 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, ये भी मैक्सिमम है 0.022 वेट परसेंट, और वो भी कितने पे, 727 डिग्री सेल्सियस पे। यानी टेम्परेचर अगर उसके अलावा कुछ भी रहेगा, यानी उसके ऊपर या नीचे, तो इतनी सोल्यूबिलिटी भी नहीं रहेगी। ठीक है, ये सोल्यूबिलिटी भी है एक एग्जैक्ट टेम्परेचर 727 पर। ओके, द लिमिटेड सोल्यूबिलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय द शेप एंड साइज ऑफ BCC इंटरस्टिशियल पोजीशन। ठीक है, सो उसका रीज़न ये है कि लिमिटेड सोल्यूबिलिटी क्यों है। द रीज़न इज़ दैट कि जो BCC रहता है ना, BCC आपका, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, मतलब 8 एटम ऐसे रहते हैं। ओके, और 8 एटम ये हैं और 1 एटम ऐसे बीच में है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है ना, वहाँ पे जगह बहुत कम रहती है। जैसे इंटरस्टिशियल मतलब बीच में जो पोजीशन है, वहाँ पे बहुत कम जगह रहती है कि कोई नया आदमी वहाँ आके नहीं बैठ सकता। ठीक है, सो उसका रीज़न यही है। इसीलिए जो मीन्स BCC यानी अल्फ़ा फेराइट में सोल्यूबिलिटी रहती है, कम रहती है, 0.022% ऑफ कार्बन ही मैक्सिमम उसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी 727 डिग्री सेल्सियस पर, ड्यू टू लिमिटेड ड्यू टू दिस डिफ़िकल्टी टू एक्कोमोडेट द कार्बन एटम। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इवन दो प्रेजेंट इन रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो भले ही ये लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है आपका कार्बन, फिर भी क्या है, कार्बन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इन्फ्लुएंसिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेराइट। ठीक है, मतलब आप भले ही सोच रहे हो कि भाई 0.022% कार्बन मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे उड़द के ऊपर सफ़ेदी होती है, उतना है। बट वो भी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अगर 0.022 को भी थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा ज़्यादा करो, ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। ओके, देन द लास्ट वन, दिस पर्टिकुलर आयरन कार्बोनेट फेज इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट। ठीक है, ये वाला जो फेज़ है, मतलब जो अल्फ़ा फेराइट है, वो रिलेटिवली सॉफ्ट है। ठीक है, और उसको हम मैग्नेटिक भी बना सकते हैं एट ए टेम्परेचर बिलो 768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत सारे टेम्परेचर है, तो एक और भी आ गया 768 डिग्री सेल्सियस के नीचे हम उसको मैग्नेटिक भी बना सकते हैं। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग 7.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है, ये सर लास्ट पॉइंट में, लास्ट पॉइंट फिर से बता दें। यस सर। ठीक है, ये सिर्फ इतना है कि जो ये अल्फ़ा फेराइट है, ये कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है, मतलब बाकी जितने भी फेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है ये। ओके, और इसको हम मैग्नेटिक भी बना सकते हैं, मतलब एज ए मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं बिलो 700, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हाँ जी, बिलो 768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस इतना है। और इसकी जो डेंसिटी यानी अल्फ़ा फेराइट की जो डेंसिटी होती है वो इतना होता है। तो ये तो एक डेटा हो गया, याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है कोई बात नहीं। सर अल्फा रीजन के साथ, हम्म, अल्फा फेराइड के पूरे रीजन की डेंसिटी इतनी होती है हाँ, मतलब जो अल्फ़ा फेराइट आपका बनता है, कि हाँ, कि उस परसेंट उस टेम्परेचर के पास की। नहीं नहीं, पूरे अल्फ़ा फेराइट की बात कर रहे हैं। ओके सर। हाँ, पूरे अल्फ़ा फेराइट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो वो अल्फ़ा फेराइट के बारे में था। अब जो नेक्स्ट है आपका, जो उसके बाद में बना, वो क्या बना, ऑस्टेनाइट बना। ठीक है, ऑस्टेनाइट जो बनता है आपका, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, मिनिमम टेम्परेचर आपका होता है 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ऑस्टेनाइट और गामा फेज ऑफ आयरन व्हेन alloyed with carbon alone is not stable below 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आप अगर डायग्राम आप अपने सामने खोल के रखना। ओके, सो अगर आप गामा ऑस्टेनाइट है आपके पास और आप उसको 727 के नीचे ठंडा कर दो, तो वो फिर वो गामा ऑस्टेनाइट स्टेबल नहीं रहेगा, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, या अल्फ़ा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम से देख पा रहे हो, मतलब मिनिमम टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही आपका गामा ऑस्टेनाइट रहेगा। ठीक है, गामा ऑस्टेनाइट
727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है, सीधी सी बात ये। ओके, अब इसमें जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी मतलब कितना मैक्सिमम कार्बन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सो वो कितना है, वो है आपका 2.14 वेट%। आप डायग्राम में ये चीज़ देख पा रहे हो, इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हो कि जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, हाँ वो कितनी है 2.14%, उससे ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। और वो भी कितने टेम्परेचर पर है, वो भी आपका 1147 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। और ये सॉल्युबिलिटी कितनी है, 100 टाइम्स है, जो कि आपको BCC फेराइट में मिल रही थी, उसके 100 गुना सॉल्युबिलिटी यहाँ पे हमें मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे कितना था, वहाँ पे 0.022 था, है ना, लगभग 100 टाइम्स यहाँ पे आपको मिल रही है सॉल्युबिलिटी। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि जो FCC होता है, FCC में इंटरस्टिशियल पोजीशन ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब FCC आपको पता है क्या होता है कि 8 एटम तो ऐसे कॉर्नर पे बैठे होंगे, 8 एटम कॉर्नर पे बैठे होंगे, और फिर जो ये हर एक फेस पे एक एटम होगा, फेस पर, यहाँ पर, इस फेस पर, ठीक है, पीछे फेस पर, इधर और नीचे। सो ये बोल रहे हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर में जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, यानी बीच में जो जगह होती है वो ज़्यादा होती है, ऐसा इनका बोलना है, ठीक है। सो इसलिए क्या है, देयरफॉर द स्ट्रेन इम्पोज्ड ऑन द सराउंडिंग आयरन एटम्स इज मच लोअर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे इन दोनों आयरन, मतलब ये Fe का एटम है, ये Fe का एटम है, अब इनके बीच में ये कार्बन का एटम आके बीच में फिट होना चाहता है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत ये स्ट्रेन अप्लाई करेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है एटॉमिक लेवल पर भी, ठीक है। मतलब इन पर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन अप्लाई करेगा कि भाई मुझे यहाँ बीच में बैठना है, इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, और बीच में आके यहाँ बैठ जाएगा। सो ऐसा BCC में और FCC में, मतलब ऐसा करना FCC में ईजी है, BCC में मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए FCC जो है, जो मतलब जो गामा ऑस्टेनाइट है, उसमें कार्बन सोल्यूबिलिटी आपकी इससे 100 टाइम्स है, और कितना है 2.14 वेट% ऑफ कार्बन, ठीक है। और एट वो किस टेम्परेचर पर है, वो है आपका 1147 डिग्री सेल्सियस पर, वो भी मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, इतनी सोल्यूबिलिटी में। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी गामा ऑस्टेनाइट के बारे में। इसके बाद जो आपका फेज बनता है वो बनता है डेल्टा फेराइट, ठीक है। गामा के ऊपर बनता है आपका डेल्टा फेराइट। डेल्टा फेराइट जो है वो अल्फा फेराइट की जैसा ही है, ठीक है, ये समझ सकते हो, ये भी फेराइट है, ये भी फेराइट है, बस क्या है दोनों अलग अलग हैं। और जो डेल्टा फेराइट आपका बनता है वो सिर्फ मतलब टेम्परेचर के रेंज का अंतर है, बाकी वो वर्चुअली सेम है, ठीक है। मतलब जो अल्फा फेराइट बन रहा है वो बन रहा है आपका रूम टेम्परेचर या फिर 912 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ओके। और जो डेल्टा बन रहा है वो कितने बन रहा है, वो आपका बन रहा है 1394 के ऊपर और 1538 के नीचे, ठीक है। मतलब जो डेल्टा फेराइट है वो हाई टेम्परेचर पर बनता है। सो बिकॉज डेल्टा फेराइट इज स्टेबल ओनली एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, सो इट इज़ ऑफ नो टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो इसलिए कोई इसकी टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे बन रहा है, तो मतलब कहाँ इतनी टेम्परेचर पे हम कहाँ वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो इसकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि ऊपर के जो पॉइंट्स थे वहाँ पे कंपोजिशन भी किसी भी बुक में नहीं लिखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। इसके बाद जो अगला फेज़ यहाँ पे मिलता है वो है सीमेंटाइट, जो कि इस वर्टिकल लाइन पे मिलता है, ठीक है। इधर Fe है, इधर आपका Fe3C है, इसको हम बोलते हैं सीमेंटाइट। सो दैट इज़ आल्सो ए डिस्टिंक्ट फेज, वो भी कैसा है, एक डिस्टिंक्ट फेज है Fe3C, उसको हम बोलते हैं सीमेंटाइट। अब वो सीमेंटाइट क्या है, सो सीमेंटाइट फॉर्म व्हेन सॉल्युबिलिटी लिमिट ऑफ कार्बन इन अल्फा फेराइट एक्सीड्स बिलो 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर कंपोजिशन विद इन अल्फा एंड Fe3C फेज रीजन, सी द डायग्राम फॉर परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स। सीमेंटाइट आपका कब बनना शुरू होता है, जब सॉल्युबिलिटी लिमिट ऑफ कार्बन अल्फा फेराइट में हम बढ़ा देते हैं, है ना, कि भाई 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर के नीचे, ठीक है, जब तक आपका कार्बन परसेंटेज कितना है 0.022% है, तब तक तो वो अल्फ़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही उससे बढ़ने लगेगा तो वो क्या बनने लगेगा, वो अल्फ़ा प्लस Fe3C बनने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी Fe3C है, C तो है ही, तो इसलिए बोल रहे हैं कि
मतलब इस वाले टेम्परेचर पर जब हम कार्बन बढ़ा देते हैं, कार्बन की सोलिबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो हमें Fe3C मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम अल्फ़ा प्लस Fe3C बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली जो आपका गामा ऑस्टेनाइड बनता है, ठीक है, जो गामा ऑस्टेनाइड वाला रीजन है, गामा फेज वाला रीजन है, तो वो इन दो लाइंस के बीच में रहता है, 727 और ऊपर वाली लाइन आपकी 1147। इन दोनों लाइन के बीच में इधर ये जो भी ऐसे रीजन बनता है, एक है ना, अभी डायग्राम जो भी बनता होगा, ये गामा रहता है। ठीक है। ये परसेंटेज आपका रहता है 2.14 और ये वाला रहता है आपका 0.76। ओके। सो ये क्या बोल रहे हैं कि जो सीमेंटाइट आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो 727 और 1147 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये नीचे वाला लाइन है 727 और ये क्या है 1147। और इसमें भी जब आप कार्बन का सोलिबिलिटी बढ़ाते रहोगे तभी आपका गामा प्लस Fe3C में कन्वर्ट होगा। ओके। जैसे जैसे आप कार्बन का एडिशन इसमें बढ़ाओगे, क्योंकि ये यहाँ तक तो आपका गामा ही है, ठीक है, ये वाला तो आपका 2.14 है और यहाँ पे आपका 0.76 है, बट इसमें जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ा रहे हो इन दोनों लाइंस के बीच में, ये है आपकी 727 और ये है आपकी 1147, तो फिर आपका गामा प्लस Fe3C मिल रहा है आपको। Fe3C क्या है? सीमेंटाइट है। ओके। अब देखो सीमेंटाइट एक अलग फेज़ है और वो कैसा है, वो बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड, और ब्रिटल भी है। यूजुअली जो मेटल्स हार्ड होती हैं वो ब्रिटल भी होती हैं। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ सम स्टील्स ग्रेटली एनहेंस्ड बाय इट्स प्रेजेंस। ठीक है। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टील में हम अक्सर उसमें Fe3C मिलाते हैं या बनाते हैं। ठीक है। मतलब कुछ भी केमिकल रिएक्शन करा के अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है। सर हाँ जी। अल्फा रीजन तो सॉफ्ट होता है, हाँ जी। तो वहां पे Fe3C भी मिलता है, तो वो हार्ड भी तो होना चाहिए, हाँ तो बिल्कुल दोनों कॉम्बिनेशन। बिल्कुल होता तो है। आपने कल सॉफ्ट बताया था। नहीं नहीं, अल्फ़ा जो रहेगा, प्योर अल्फ़ा जो रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा। प्योर अल्फ़ा आपका सॉफ्ट रहेगा। और अल्फा प्लस Fe3C का कॉम्बिनेशन सर? वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है। जो ओके। प्योर अल्फ़ा रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा। अल्फ़ा प्लस Fe3C जैसी बनेगा तो हार्ड होगा। अब वो हार्ड भी ऐसे नहीं होगा, देखो मतलब जैसे जैसे आप इधर बढ़ते रहोगे तो उसकी हार्डनेस बढ़ती जैसे रहेगी। Fe3C की हाँ Fe3C की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, तो उसकी हार्डनेस भी बढ़ती रहेगी। ठीक है। जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, तो इधर बढ़ रहे हो मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है। ओके। देन नेक्स्ट, उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस Fe3C डायग्राम। पर इससे पहले वाली स्लाइड में आप बताने वाले थे, कुछ रुक गया। नहीं, वो बता दिया था मैंने। मतलब जो मैकेनिकली यहाँ पे क्या है, सीमेंटाइट जो है वो बहुत हार्ड है और ब्रिटल है। ओके। सो अगर हमें स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम कोशिश करते हैं कि सीमेंटाइट बन जाए। सीमेंटाइट। ठीक है। सीमेंटाइट फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्टील की हार्डनेस बढ़ जाएगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, उससे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वियर रेसिस्टेंट भी बढ़ेगा उससे, वियर रेसिस्टेंस। ठीक है। ओके। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि Fe3C के एडिशन से आपकी इम्प्रूव हो जाती हैं। देन इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस Fe3C या आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। सो वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? ठीक है। आप लोग अपने सामने वो जो हमने ड्रॉ किया है ना आयरन कार्बन डायग्राम, वो एकदम खोल के रखे रहना उसको बस। ठीक है। उसको देखते रहना और जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते रहना। ओके। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यहाँ पे एक होती है यूटैक्टिक रिएक्शन। ठीक है। यूटैक्टिक रिएक्शन कहाँ पे होती है? इससे पहले भी यूटैक्टिक रिएक्शन हुई थी, कहाँ पे हुई थी? कॉपर सिल्वर में। ठीक है। याद है कॉपर सिल्वर में आपकी यूटैक्टिक रिएक्शन हुई थी, जहाँ पे क्या हुआ था कि जो आपका लिक्विड था, मतलब एक लिक्विड आपका दो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था अल्फा प्लस बीटा में। ओके, इफ यू रिमेंबर दिस, तो जो आपका कॉपर सिल्वर डायग्राम था उसमें एक लिक्विड उस पॉइंट पर दो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था। ओके। सो यूटैक्टिक का मतलब ही ये होता है कि वहाँ पे जब भी यूटैक्टिक रिएक्शन होगी हमेशा एक लिक्विड दो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे यूटैक्टिक रिएक्शन किस जगह होती है? जहाँ पे आपकी कार्बन परसेंटेज कितना है? 4.30%। ठीक है। और टेम्परेचर कितना है? 1147 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो डायग्राम में ये पॉइंट?
जो 1100 यस सर। हाँ हाँ जी यस सर। ठीक है। जो 1147 वाली लाइन है उस पे जो एक पॉइंट है 4.30, ठीक है, दैट इज द यूटेक्टिक पॉइंट, और उस पॉइंट पे जो रिएक्शन हो रही है दैट इज द यूटेक्टिक रिएक्शन। ओके, सो दिस टेम्परेचर एंड कंपोजिशन आर नोन एज द यूटेक्टिक टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। ठीक है, इसलिए जो टेम्परेचर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलेंगे, और जो कंपोजिशन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक कंपोजिशन बोलेंगे। कल मतलब जब भी हमारी क्लास हुई थी तो मैंने आपको यूटेक्टिक का मीनिंग भी बताया था। यूटेक्टिक का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटेक्टिक? इसका मतलब होता है ईजिली मेल्टिंग, कि जहाँ पे मेल्टिंग ईजिली हो जाए। ओके, सो किसी भी फेज डायग्राम में जहाँ पर भी यूटेक्टिक पॉइंट होगा वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा, कम से कम होगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आयरन कार्बन डायग्राम में जो भी हमारा बन रहा है फेज, ठीक है, उसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है, 1147। ठीक है, और वो पॉइंट कैसा है, यूटेक्टिक पॉइंट है। इस इक्वेशन को हमें लिखना है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप डायग्राम देख रहे हो, मैं यहाँ पे उस डायग्राम का वो पर्टिकुलर पोर्शन ड्रा कर देता हूँ कि ये लाइन है आपकी 1147 की, सॉरी ये लाइन है आपकी 1147 की। ठीक है, यहाँ से एक सीधे लाइन वर्टिकल आके इस पॉइंट पे मिलती है जो कितना है 4.30 है। ओके, और यहाँ पे ये इस तरह से हम शो करते हैं डैश करके। ऊपर आपका लिक्विड रीजन है, दिस टेम्परेचर इज़ 1147 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे फिर जो भी इधर उधर है वो अलग चीज़ है। ओके, यहाँ बीच में आपका बनता है गामा प्लस Fe3C इस वाले रीजन में। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि एक लिक्विड आपका दो सॉलिड में गामा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप कूलिंग करोगे इस पॉइंट पर, ये आपने कूलिंग किया तो ये गामा प्लस Fe3C बन गया, और आपने हीटिंग किया तो दोनों सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, दिस इज़ द यूटेक्टिक रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूटेक्टिक रिएक्शन आपकी यहाँ पर भी होती है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं, सिर्फ एक यूटेक्टिक नहीं है। तो दूसरी जो रिएक्शन है यहाँ पे जो होगी उसको बोलते हैं हम यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूटेक्टॉइड। अभी एक बार वापस जाएंगे 1 मिनट के लिए। इस रिएक्शन को मैं अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन दिखा के लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा कि लिक्विड, ठीक है, और उसमें कार्बन कितना 4.3 वेट % कार्बन। ओके, रिवर्सिबल कूलिंग हीटिंग गामा। ठीक है, अब गामा का परसेंटेज 2.14। हाँ वेरी गुड, 2.14। 2.14 वेट % ऑफ कार्बन, और प्लस Fe3C कितना 6.7%। 6.7 वेट % ऑफ कार्बन। ठीक है, ये लीवर रूल से हम बता सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे होती है वो होती है यूटेक्टॉइड। मतलब एक यूटेक्टिक था, अब आ गया टॉइड। ठीक है, और वो किस जगह होती है, वो होती है जहाँ पर आपका कार्बन परसेंटेज है 0.76 वेट % ऑफ कार्बन, और टेम्परेचर है आपका 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पॉइंट पर आपकी एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम यूटेक्टॉइड रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एक सॉलिड दो सॉलिड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब एक गामा है वो आपका अल्फ़ा और Fe3C में कन्वर्ट हो गया। तो डायग्राम में आप ये पॉइंट देख पा रहे हो जहाँ पे 0.76 लिखा हुआ है, ठीक है, और 727 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन पर लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर गामा है, और उसके नीचे अगर आप जैसी वर्टिकल नीचे जाओगे तो क्या बन जाएगा, वो अल्फ़ा प्लस Fe3C बन जाएगा। ठीक है, आर यू एबल टू सी इट? डायग्राम में देख पा रहे यस हो? सर। ठीक है, यस सर। ओके, सो एक सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कितनी मतलब मज़े की बात है ना। और सॉलिड क्या, ये FCC है और ये आपका BCC है। ठीक है, सो एक सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और इसको अगर कंपोजिशन में लिखेंगे तो गामा एट 0.76 वेट % ऑफ कार्बन इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा आपको पता है वो लाइन आपकी जाके मिली है 0.22 वेट % ऑफ कार्बन, और प्लस Fe3C वो आपका 6.7 वेट % ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ओके, लास्ट वाला था आपका यूटेक्टिक, ये है यूटेक्टॉइड। उसके बाद इसमें अगली रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं हम पेरिटेक्टिक, और उसी के कारण इसको हम
पैरीटैक्टिक फेज डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पैरीटैक्टिक रिएक्शन होती है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी जहाँ पे इसके नाम लिखा हुआ था, टॉपिक का नाम, तो उसमें क्या था, पैरीटैक्टिक फेज डायग्राम, पैरीटैक्टिक फेज डायग्राम। पैरीटैक्टिक फेज डायग्राम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पैरीटैक्टिक रिएक्शन होती है। अब ये पैरीटैक्टिक रिएक्शन क्या है? ये पैरीटैक्टिक रिएक्शन है कि यहाँ पर लिक्विड प्लस एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है हमारे फेज डायग्राम के ऊपर वाले पोर्शन में। ठीक है, कितना टेम्परेचर है? 1493, 1493 वाली जो लाइन है, उस लाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे कार्बन परसेंटेज, वहाँ पे तो हमने नहीं लिखा था, लेकिन वहाँ पे 0.188% कार्बन है। ठीक है, 0.18 बहुत कम है। ओके, सो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वो जो रीजन है आपका छोटा सा बन रहा है डेल्टा प्लस एल वाला, है ना। यहाँ पे मैं वो जस्ट वो पोर्शन बना के दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से है, ऐसे ये गया, और ये आपका इस तरह से कर्व है। ठीक है, देन यहाँ पे इस तरह से ये लाइन फिर ऐसे चली गई है। ओके, और उसमें ये वाला जो रीजन है ये आपका डेल्टा है, इधर आपका लिक्विड है, ये आपका डेल्टा प्लस लिक्विड है। ठीक है, इसके नीचे जो बड़ा सा रीजन है ये गामा है, और इसके बीच में जो ये रीजन है ये गामा प्लस डेल्टा है। ठीक है, सो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर एक सॉलिड और लिक्विड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, और इस लाइन का टेम्परेचर हमें पता है कितना है, 1493 डिग्री सेल्सियस है, और इस पॉइंट का कंपोजिशन है आपका 0.18। देख पा रहे हो बेटा ये डायग्राम में? यस सर। 1433 है। 1433 है यार, नहीं 93। 1493 है बेटा। ओके, हमने गलत लिखा सर। हाँ हाँ, 1493 है, 93। ठीक, सो दिस इज नोन एज द पैरीटैक्टिक रिएक्शन, और इसी रिएक्शन की वजह से इसको हम पैरीटैक्टिक फेज डायग्राम बोलते हैं। जो आयरन कार्बन का फेज डायग्राम है, इट इज़ नोन एज पैरीटैक्टिक फेज डायग्राम। ठीक है, अब जस्ट ये कंप्लीट होने ही वाला है। ओके, जस्ट 2 मिनट का वेट है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरा भी गला सूख गया है, पानी वानी पी लेता हूँ मैं भी। दो मिनट का ब्रेक लेना है या 5 मिनट का लेना है? हेलो, सर 2 मिनट का बहुत। 2 मिनट का बहुत है, चलिए ठीक। तो पूरा टाइम ज़्यादा नहीं बचा सर 2 हुआ। मिनट का बहुत है। हाँ हाँ, ज़्यादा नहीं बचा है एक्चुअली, अब बस 10 से 15 मिनट और लगेगा। सो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चलिए, थैंक यू।
ओके, चलिए वेलकम बैक। हेलो, यस सर। हाँ चलिए स्टार्ट करें। यस सर। ठीक। यस सर। यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है परलाइट। ठीक है, बहुत इजी है ये। एक्चुअली ये सब इतना बड़ा लिखा लिखा है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपका अल्फ़ा प्लस Fe3C मिल रहा है ना, आपका Fe3C। ओके, इसको हम एक कॉमन, मतलब दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, परलाइट बोलते हैं। PEARLITE, बस इतना याद रख, दैट्स इट। ठीक है, परलाइट क्या है, मिक्सचर और टू फेज है अल्फा फेराइड एंड सीमेंटाइट। ओके, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, परलाइट बोलते हैं। द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ यूटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड स्टील मतलब जहाँ पे यूटेक्टोइड पॉइंट था। यूटेक्टोइड पॉइंट कहाँ पे था, 0.76 कार्बन के पास। ठीक है, जहाँ पे 727 डिग्री सेल्सियस और 0.76 वेट% ऑफ कार्बन था, वहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट था आपका, जहाँ पे आपका गामा अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लेमेले ऑफ टू फेजेस। ठीक है, ये सब आपको पढ़ते हुए थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, तो मैं आपको सीधे डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे आगे। ये ये जस्ट बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट था आपका, ये आपका यूटेक्टॉइड पॉइंट था। ठीक है, इसका नाम क्या था, यूटेक्टॉइड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी थी यूटेक्टॉइड रिएक्शन थी। यूटेक्टॉइड रिएक्शन में क्या हो रहा था, गामा आपका अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा था। इधर आप कूलिंग और इधर आप हीटिंग। ठीक है, इस लाइन का टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट का कंपोजिशन है 0.76। ठीक, यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे आप इस लाइन से नीचे की तरफ चल रहे हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए पर तो सिर्फ गामा है, उसका जो फेज डायग्राम रहेगा है ना, उसमें सिर्फ आपका गामा गामा रहेगा। ठीक है, ये मतलब क्या है, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे जो माइक्रो स्ट्रक्चर रहेगा वो सिर्फ सिंगल गामा गामा रहेगा। और जैसे आप यहाँ से नीचे आओगे, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट बी यहाँ पर है, पॉइंट बी आपका अल्फा प्लस Fe3C रीजन में है। ओके, पॉइंट बी का जो माइक्रो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा कि उसमें क्या होंगे, ऐसे बीच बीच में तो ये अल्फ़ा होगा, ये लेमेले। ठीक है, बीच बीच में तो अल्फ़ा के लेमेले होंगे, और ये उसके आसपास Fe3C होगा। ठीक है, ये इसका माइक्रो स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर। ओके, सर एक बार इसको रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, रिपीट कर दें। ठीक, ये है कि जहाँ पे आपका यूटेक्टॉइड पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट यूटेक्टॉइड पॉइंट है। ओके, 727 डिग्री सेल्सियस और 0.76 पर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक वर्टिकल लाइन ले ले और उस लाइन पे एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, ए पॉइंट आपका पड़ रहा है गामा रीजन में और बी पॉइंट आपका पड़ रहा है अल्फा प्लस Fe3C रीजन में। और आपको पता है दोनों पे ही कार्बन परसेंटेज तो सेम है, 0.76 है, बस क्या डिफरेंट है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर ये है और यहाँ पे टेम्परेचर ये है। ओके, यहाँ का जो माइक्रो स्ट्रक्चर होगा पॉइंट ए का, तो उसमें सिर्फ गामा होगा, सिर्फ गामा। ठीक है, ये इसका माइक्रो स्ट्रक्चर होगा। बट अगर आप कूलिंग करके नीचे आ जाते हो, यहाँ पे आ जाते हो, माइक्रो स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, क्योंकि उसमें आपका अल्फ़ा और Fe3C हैं, वो इस तरह का होगा, मतलब अल्फ़ा होंगे और बीच बीच में ये Fe3C होंगे। यानी ये जो रेड एरिया है वो आपका अल्फ़ा है और जो ब्लू एरिया है दैट इज़ Fe3C। ओके, यस सर। हाँ, और इसको हम मिला के, मतलब अल्फ़ा प्लस Fe3C को मिला के हम क्या बोलते हैं, परलाइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परलाइट। यानी ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर है किसका है, ये परलाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर है। ठीक, बस ये यहाँ पे इतना था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका लेडेबुराइट। ठीक है, बड़े ही मजे के नाम है सारे सारे। लेडेबुराइट तो ये नाम आते कहाँ से? अब ये तो पता नहीं, कोई साइंटिस्ट होगा उसके बच्चे का नाम लेडेबुराइट होगा, उसने रख दिया होगा लेडेबुराइट।
सर तो बोलते इतना तो बोलते याद जीभ टूट करना जा रही जैसे है। ग्राफ भूल जाएंगे, नहीं तो नाम देखो भूल जाएंगे। कोई इंडियन साइंटिस्ट होता है ना, उसके बच्चों का नाम होता सोनू और ज्योति और पिंकी, तो वो हो सकता है ये नाम रख देता, ज्योति। तो आज हम लोग सोनू पढ़ते। ठीक है। बट ये साइंटिस्ट आपको पता ही है, मतलब वो इंग्लिश कंट्रीज के ज़्यादा सर रहते हैं। इसको याद करने में सर 3 टास्क हम लोग को हैंडल करने पड़ रहे हैं, पहले डायग्राम, फिर हाँ टेम्परेचर, फिर ये हाँ। अजीब गरीब नाम। एक्चुअली एक ही डायग्राम में मैं सारी चीज़ आपको समझा सकता हूँ। ठीक है। सर इस समय तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन शाम तक सब डिलीट हो जाएगा, फिर कोई परसों बात तक नहीं, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। कोई बात नहीं। देखो आयरन कार्बन के बारे में यही चीज़ है कि आपको जब भी लग रहा है कि भाई हम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसमें आएगा, ठीक है, तो आप एक डायग्राम ना वो पूरा कंप्लीट बना के रखना, पूरा डायग्राम अपने पास बना के रखना। ठीक है। एक्चुअली ये सब अलग अलग हमें पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आप सिंपली जहाँ पे मैंने अल्फ़ा प्लस Fe3C लिखा है ना, तो इसी का नाम क्या हो गया, परलाइट हो गया। ठीक है। ऐसी जो ऊपर ये रीजन है, ये गामा प्लस Fe3C वाला रीजन है, इसी को हम लेडेबुराइट बोलते हैं, लेडेबुराइट। ठीक है। इस रीजन को मतलब गामा प्लस Fe3C का नाम है लेडेबुराइट, और ये अल्फा प्लस Fe3C का नाम है परलाइट। ठीक है। एक ही डायग्राम में आप सारी चीज़ें रिमेंबर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आपको कैसे याद है? मुझे कैसे याद है बेटा, देखो सर हाँ। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ठीक है। मतलब ये वैसे टीचर ऐसे बताते नहीं है, मैं रियलिटी फैक्ट बताता हूँ आपको। बीटेक के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द बीटेक, सो मुझे शायद इस डायग्राम के बारे में 10% इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास, जो याद रहती होगी मुझे। ठीक है, सिर्फ 10%, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, मैक्सिमम 10%। और हमें तो जब पढ़ाया था तो भाई एक बार में ड्रॉ करके और एंड कर दिया था, उसके बाद कुछ डिस्कस ही नहीं किया। उसके बाद एमटेक के दौरान भी, मतलब एमटेक में एक्चुअली कुछ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इसके बारे में ज़्यादा पढ़ता, तो मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन 10% तक ही रही। ठीक है। उसके बाद मैंने इतने साल तक टीचिंग की, मैंने कभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, मटेरियल साइंस। लास्ट ईयर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था। सो उसी समय मैंने इसको जितना भी पढ़ के, जो भी नोट्स वोट्स बना के, अपनी इस इन्फॉर्मेशन को 10% से आप सोच लो 60-70% तक मैं लेके गया। ठीक है। और अभी भी अगर मैं पढ़ाता हूँ तो इसको मुझे पहले पढ़ना होता है और तभी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ये चीज़ सेम है, मेरे लिए भी सेम है। आज से हो सकता है 10 दिन के बाद मैं मुश्किल से, मुझे जो पॉइंट्स, जो टेम्परेचर और कंपोजिशन है, तो सारे याद नहीं रहेंगे, मुझे भी याद नहीं रहेंगे। ठीक है। सो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, वो सबके लिए है ऐसा। अब जो चीज़ सबके लिए है उसके लिए क्या चिंता करना। ओके। सो ये है आपका लेडेबुराइट। और लेडेबुराइट किसको बोलते हैं आप, गामा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट को बोलते हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। देखो ये सब क्या है ना, ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो लेडेबुराइट बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लिक्विड एट यूटेक्टिक कंपोजिशन। वो कितना था, 4.3 कार्बन था और 1147 टेम्परेचर था। उसके नीचे कूल करते हैं तो लेडेबुराइट बनता है ना, यानी इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है। ये जहाँ पे 4.3 और ये 1147 था ना, तो ऊपर लिक्विड था और यहाँ पे क्या था, गामा प्लस Fe3C था। ठीक है। तो ये था यूटेक्टिक पॉइंट, EUTECTIC, यूटेक्टिक पॉइंट। सो यहीं पे हो रहा था आपका एल, आपका कन्वर्ट हो रहा था गामा प्लस Fe3C में। और जो गामा प्लस Fe3C है उसी को हम बोलते हैं लेडेबुराइट। लेडेबुराइट इसी का नाम है। ओके। सो यही सब इन तीनों पॉइंट्स में यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है। मतलब लेडेबुराइट एक फेज नहीं है, इट इज़ नॉट ए फेज, इट इज़ ए फेज मिक्सचर। ये फेज मिक्सचर है। ऐसी जो परलाइट है वो भी एक फेज मिक्सचर है। ठीक है। देन कुछ और बचा है, हाँ ठीक, ये बस लास्ट चीज़ है बेटा, लास्ट स्लाइड है ये। ठीक है। सो ये बस 4 नाम देख लो, मैं डायग्राम में वापस जाऊंगा, वहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर दूंगा। एक तो है हाइपोयूटेक्टॉइड, दूसरा है हाइपर यूटेक्टॉइड, देन है हाइपोयूटेक्टिक, देन है हाइपर यूटेक्टिक। ठीक है। दिस इज़ अप टू 0.76, दिस इज़ फ्रॉम 0.76 टू 2.14, दिस इज़ फ्रॉम 2.14 टू 4.3, दिस इज़ फ्रॉम 4.3 टू 6.7। और इसके बाद आई एम श्योर थैंक यू होगा। बट हम वापस जाते हैं हमारे डायग्राम पर जो हमने खुद ड्रॉ किया था।
ठीक है, उस पर वापस जाते हैं। ये ओके, अब इस डायग्राम में हम वापस आ गए हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई है उनको मैं ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई जस्ट उनको ऐड करने जा रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है, जो ज़्यादा लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी हैं उनको मिटा देते हैं। चलिए, बाकी जैसा है रहने दीजिए। ओके, ये लाइन ऐसे गई है, दिस लाइन। ठीक है, सो ये जो अल्फा प्लस Fe3C है, इसी का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? परलाइट है, दिस इज परलाइट। और जो गामा प्लस Fe3C है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है लेडेबुराइट। ठीक है, दिस इज यूटेक्टॉइड पॉइंट, यूटेक्टॉइड पॉइंट, एंड दिस इज यूटेक्टिक point, and this point is this point. ओके, ये पॉइंट है आपका पेरिटेक्टिक पॉइंट। ओके, देन चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर लें? ये ले लीजिए। ठीक है, अब देखो ये है वाला परसेंटेज आपका 0.76। यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दी मैंने 0.76 पर। ये परसेंटेज है आपका 2.14 पे मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये है आपका 4.3, तो इस पे एक लाइन खींच दी। ओके, अब यहाँ से नीचे आ जाओ यहाँ पे। सो ये रीजन है। सो लास्ट वाली स्लाइड में मतलब इस रीजन का क्या नाम है वो लिखा हुआ था, इस रीजन का नाम लिखा हुआ था इसका, देन ये रीजन, और देन लास्टली ये वाला रीजन। ठीक है, सो देखो इस वाली लाइन पर आपका कौन सा पॉइंट है? यूटेक्टॉइड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, सो जो इस तरफ वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड। ठीक है, इस वाले रीजन को बोलते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड, इस रीजन को बोलते हैं हम हाइपर यूटेक्टॉइड। ओके बेटा, इसी के साथ ये पॉइंट है आपका यूटेक्टिक पॉइंट है। सो इस पॉइंट के पहले का जो एरिया है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं हम हाइपो यूटेक्टिक रीजन। और इसके आगे का जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं हम हाइपर यूटेक्टिक। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक, सो ये जो डायग्राम आपने खुद ड्रॉ किया होगा वहाँ पे। सर लग रहा है गोद दिया है मैंने। हाँ सर लग रहा है मैंने पता नहीं क्या बनाया है, पूरा गोद उठ गया। जो भी बनाया बेटा वो क्राउडेड हो गया सर, छोटा छोटा। कोई बात नहीं, जो भी बनाया ना वो समझो वो आपका वही आपका निचोड़ है। ठीक है, उसको आपके अपने साथ कीप करना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखते हैं ना, वो हमें उससे याद रहती हैं चीज़ें। ठीक है, सर अब डायग्राम देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है हमने ही बनाया था किसी और ने। अच्छा, ठीक है, ये था। तो देखिए हाइपो यूटेक्टॉइड अप टू 0.76। ठीक है, हाइपर 0.76 से 2.14, देन हाइपो यूटेक्टिक 2.14 से 4.3, हाइपर यूटेक्टिक 4.3 से 6.7। ओके, अब देखिए ये आयरन कार्बन समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो थर्ड यूनिट में हम फिर पढ़ेंगे ना टॉपिक, हमारा ट्रिपल टी डायग्राम एक टॉपिक आएगा। ठीक है, सो फिर से ये यहाँ की चीज़ें थोड़ी सी वापस आएंगी थर्ड यूनिट में। ओके, यहाँ की चीज़ें फिर से वापस आएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयरन कार्बन फेज डायग्राम फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, बट ये जितना मैंने बताया है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू एट दिस टाइम। सर ये क्विज में आएगा? जी क्विज़ में हाँ बिल्कुल आएगा, इसीलिए तो पढ़ाया आज।
एक्चुअली आज पढ़ाने का रीज़न ये है कि क्विज़ में इससे हमें क्वेश्चन रखना है, ठीक है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रखेंगे। सर पहले यूनिट से कितने परसेंट आएंगे क्वेश्चन? वही है बेटा जो मैम ने लिखा है, कितना 3 से 4 क्वेश्चन आपका रहेंगे फर्स्ट यूनिट से, यूनिट 1 से, ठीक है, और फिर जो बचा मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से रहेगा, यूनिट 2 से। एक्चुअल में 30-70 का रेशो उन्होंने बोला है, सो यही हम मेंटेन करेंगे। सो लेकिन ये है कि 3 से 4 भी हो सकते हैं और ये 6 से 7 हो सकते हैं, ठीक है। क्विज़ आपका मंडे यस है, सर। जैसे मैम ने आपको अनाउंस कर दिया है। मंडे जिस समय आपका ट्यूटोरियल क्लास रहता है 3 बज के कितना 20 मिनट पे रहता है आई थिंक, ठीक है। यस सर। हाँ आप ये मान के चलिए आपका क्विज़ फिर इसी समय मतलब 3:20 के आसपास ही स्टार्ट रहेगा, ओके। अभी जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ टेक केयर कि आप लोगों के पास अच्छा इंटरनेट रहे कल, ठीक है, और उसके लिए आप पूरा तैयारी के साथ बैठना। जैसे भी आप मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर सिस्टम से जैसे भी जहाँ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, वो अच्छे से प्रिपेयर करके बैठना। मतलब ये पढ़ाई की प्रिपरेशन करने के साथ साथ वो इंटरनेट वाली प्रिपरेशन